डिटेल एनालिसिस हम यहां पर करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ कोड ऑन वेजेस 2019 की। देखिए, इस एक्ट में टोटल 69 सेक्शंस हैं और ये जो 69 सेक्शंस हैं इनको 9 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी। इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट टर्म को डिफाइन किया गया है जो हमें बहुत अच्छे से समझनी है, क्योंकि लीगल कंप्लायंस पूरा आके रुक जाता है यही इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो डेफिनेशन है इसी के ऊपर आकर ठहरता है। इसके अलावा इक्वल रिम्यूनरेशन की बात भी प्रिलिमिनरी चैप्टर में ही की गई है, फर्स्ट चैप्टर में, तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर 2 मिनिमम वेजेस से रिलेटेड है, फिक्सेशन ऑफ मिनिमम वेजेस जो कि एम्प्लॉय को मिलना ही चाहिए, ये चैप्टर 2 है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में पेमेंट ऑफ वेजेस एंड पेमेंट ऑफ बोनस की बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड है। इसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेमेंट, इसके अलावा क्लेम्स, अपील्स, ऑडिट, रिटर्न, ये सारी बातें की गई हैं चैप्टर नंबर 6 में, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का चैप्टर है जिसमें केवल एक ही सेक्शन है, 51 सेक्शन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पहली बार लेबर लॉज में आप देखेंगे इंस्पेक्टर की जगह इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर वर्ड अब यूज हो रहा है और इसका बहुत ही लैंडमार्क चेंजेस आने वाले हैं लेबर लॉ में, इसकी हम बात आगे करेंगे। इसके बाद चैप्टर 8 है ऑफेंस एंड पेनल्टीज एंड चैप्टर 9 मिसलेनियस मैटर्स। सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्ट देख लेते हैं, इस कोड का आखिर ये क्या चाहता है। ये जो कोड ऑन वेजेस 2019 है, ये 2019 में पास हुआ है, एक्ट नंबर 29 था 2019 का, और 8 अगस्त 2019 को इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। तो इसका मतलब एक्ट पूरी तरह से पास हो चुका है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है। वो हम आगे देखेंगे कि किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा आगे के सेक्शंस में। ये जो एक्ट है इसका मेन ऑब्जेक्ट है टू अमेंड एंड कंसोलिडेट द लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, इसके अलावा बोनस, और इसके अलावा मैटर्स विच आर कनेक्टेड विथ और इंसिडेंटल देयर टू। इसका मतलब इक्वल रिम्यूनरेशन की जो बात है वो भी इसी एक्ट में की गई है। अगर हम सेक्शन 69 देखें तो ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ये जो 4 एक्ट्स हैं अभी एग्जिस्टिंग, इनको ये कोड रिप्लेस कर देगा। तो ये 4 एक्ट हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट। ये चारों के चारों एक्ट अब रिप्लेस हो जाएंगे कोड ऑन वेजेस 2019 से। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। सबसे पहले इसमें सेक्शन 1 आता है जो इस एक्ट का नाम बताता है। The act may be called as Code on Wages 2019. It extends to whole of India. पूरे भारतवर्ष में ये एक्ट लगेगा, कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, जम्मू कश्मीर का भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, पूरे भारत में ये लगेगा। And it shall come into force on such date as the central government may notify in the official gazette. और सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसे नोटिफाई करेगी तो डिफरेंट डेट्स कैन बी फिक्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ दिस कोड, यानी पूरा का पूरा एक्ट एक ही डेट में लागू होगा ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग सेक्शंस अलग अलग डेट्स को इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब हम चलते हैं डेफिनिशंस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक्ट के जो भी प्रोविजंस हम आगे पढ़ने वाले हैं उन सभी का जो ताल्लुक है, कनेक्शन है, ये इन टर्म्स से रहेगा और ये टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। इसमें कुछ टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और कुछ नॉर्मल टर्म्स है, जैसे अकाउंटिंग ईयर मींस ईयर कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल,
यानी ये 1 डे ऑफ अप्रैल से साल शुरू होगा इस एक्ट के लिए। एडवाइजरी बोर्ड का जिक्र किया है यहां पर, और इसका मतलब है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड, दो तरह की एडवाइजरी बोर्ड है। और जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का काम रहेगा एडवाइस करना किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का काम रहेगा एडवाइस करना टू स्टेट गवर्नमेंट। क्योंकि ये एक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये मैटर लेबर लॉ का, तो दोनों ही गवर्नमेंट को पावर है लॉ बनाने की, इसलिए 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट हम देखेंगे इस एक्ट में और 2 सेट ऑफ एडवाइजरी बोर्ड भी हैं। ये जो एडवाइजरी बोर्ड है ये कॉन्स्टिट्यूट होंगे अंडर सेक्शन 42, इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। इसके बाद एक और टर्म यूज हुई है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ। तो ऐसा लॉ विच लेवी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम विल बी कॉल्ड एज एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ। तो आपको पता होना चाहिए कि जहां तक टैक्स का सवाल है, जो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसकी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी पार्लियामेंट के पास, और एग्रीकल्चर इनकम पे जो टैक्स लगाने की पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी अपनी स्टेट में एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। देखिए ये टर्म काफी यूज होने वाली है इस पूरे एक्ट में, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 2 सेट्स ऑफ गवर्नमेंट है यहाँ पर, एक है सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट। इसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। तो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके ऊपर कि आपको ये एक्ट इंप्लीमेंट करना है, जिसका कि कंट्रोल सेंट्रल के पास होगा या स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा, ये यहां पर क्लियर किया हुआ है। ये कहते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट विच इज कैरीड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, काम कर रही है, या इसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने या सेंट्रल एक्ट ने एस्टेब्लिश किया हुआ है, या फिर ये ओन्ड और कंट्रोल्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, तो ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके लिए जब कभी भी गवर्नमेंट की बात होगी तो वो गवर्नमेंट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, मान लीजिए ये एक एस्टेब्लिशमेंट है और ये एस्टेब्लिशमेंट है कॉन्ट्रैक्टर की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर है और इसकी ये एस्टेब्लिशमेंट है, और ये एस्टेब्लिशमेंट कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है किसको, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को जिसकी की गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके लिए अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसे केस में ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये भी, इसके लिए भी जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कौन कहलाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट कहलाएगी। और इनके अलावा बाकी की जितनी भी अदर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उन सभी के लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होगा स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद बात करते हैं कंपनी की। कंपनी का सीधा साधा मतलब है, कंपनी मींस कंपनी एज डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030। तो सेक्शन 220 में कंपनी को डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट में, और वही मतलब यहां भी कंपनी का है, कोई खास डेफिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अब जो डेफिनेशन आ रही है कॉन्ट्रैक्टर की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से यहां पर समझ लीजिए। ये जो डेफिनेशन है ये क्लॉज F ऑफ सेक्शन 2 में डिफाइन की गई है, और कॉन्ट्रैक्टर का मतलब इन्होंने यहां कहा है इन रिलेशन टू एन एस्टेब्लिशमेंट। तो जब हम कॉन्ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं तो हमें यहां प्री सपोज करना पड़ेगा कि एक एस्टेब्लिशमेंट है और एक पर्सन, ठीक है, वन पर्सन who undertake to produce a given result for establishment। इस establishment के लिए एक given result जो प्रोड्यूस करे थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो ये
कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स की भी यहां पर बात की गई है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर है और ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स हैं यहां पर, और इसको जिम्मेदारी दी गई है कि इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए पर्टिकुलर रिजल्ट देना है, इसे प्रोड्यूस करना है। फॉर एग्जांपल इस एस्टेब्लिशमेंट का कोई काम है जो इसे करना है इन कॉन्ट्रैक्ट लेबर के थ्रू, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है। ये कह रहे हैं कि अदर देन मेयर सप्लाई ऑफ गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ मैन्युफैक्चर टू एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब अगर एक पर्सन है जो मटेरियल सप्लाई करने का ठेका है इसके पास, ये एस्टेब्लिशमेंट है, मान लीजिए ये मटेरियल सप्लाई करता है और ये लेबर सप्लाई करता है टू प्रोड्यूस अ गिवन रिजल्ट। तो जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है या केवल आर्टिकल या मटेरियल सप्लाई कर रहा है, उसको हम यहां पर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर का मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर का होना वहां पर जरूरी है, ह्यूमन पावर का। तो ये पर्सन जो इस एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई काम कर रहा है बाय एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर, थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर के, तो उसे ही हम कॉन्ट्रैक्टर कहेंगे यहां पर। या फिर सप्लाइज कॉन्ट्रैक्ट लेबर फॉर एनी वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एज मेयर ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूड्स अ सब कॉन्ट्रैक्टर। इसका मतलब है यहां पर ये एस्टेब्लिशमेंट है, इसका कुछ वर्क है, मान लीजिए यहां पे कोई कंस्ट्रक्शन वर्क है या व्हाटएवर मे बी द वर्क। ये वर्क करने के लिए ये आदमी केवल ह्यूमन पावर सप्लाई कर रहा है, ह्यूमन रिसोर्स को सप्लाई कर रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को ये सप्लाई कर रहा है। इसने कोई गारंटी नहीं ली है कि ये काम ये पूरी तरह से करेगा, ये जस्ट सप्लाई कर रहा है लेबर को। तो ऐसे केस में भी इसे कॉन्ट्रैक्टर माना जाएगा। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इसका कोई सब कॉन्ट्रैक्टर है, इसके नीचे अगर कोई काम कर रहा है तो उसे भी हम कॉन्ट्रैक्टर ही मानेंगे। तो ये डेफिनेशन बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए आपको कि अगर कोई पर्सन केवल मटेरियल सप्लाई कर रहा है या आर्टिकल सप्लाई कर रहा है किसी एस्टेब्लिशमेंट को, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं कहेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर सप्लाई कर रहा है, मेयर सप्लाई कर रहा है, या फिर वो अंडरटेक कर रहा है कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए थ्रू कॉन्ट्रैक्ट लेबर, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर। और ये कॉन्ट्रैक्टर अगर किसी और को ये काम दे देता है जिसे हम सब कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं, तो ऐसे सब कॉन्ट्रैक्टर को भी कॉन्ट्रैक्टर ही माना गया है। अब हम चलेंगे एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अभी हमने कॉन्ट्रैक्टर देख लिया है, अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर हम किसे कहेंगे यहां पर। तो एक पर्सन है और ये यहां पर एक एस्टेब्लिशमेंट है और इस एस्टेब्लिशमेंट का मान लीजिए यहां पर कोई वर्क है, वर्क चल रहा है। तो ये हमको प्री सपोज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर समझने के लिए कि एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसका कोई वर्क है और एक पर्सन है। ये कहते हैं कि मींस अ वर्कर। तो सबसे पहले ये जो पर्सन है इसका वर्कर होना जरूरी है। वर्कर की डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। ये कह रहे हैं कि वर्कर हु शैल बी डीम्ड टू बी एम्प्लॉयड इन और इन कनेक्शन विद द वर्क ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, यानी इस वर्क से वो कनेक्टेड है और उसे एम्प्लॉय किया गया है। व्हेन ही इज हायर्ड, इसे हायर किया गया है और इस वर्क से वो कनेक्टेड है। इन और इन कनेक्शन विद सच वर्क बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, और इसे जो हायर किया गया है ये इस एस्टेब्लिशमेंट ने हायर नहीं किया है। तो ये जो वर्कर हायर किया गया है ये किसके थ्रू हायर किया गया है, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। इसका मतलब यहां पर कॉन्ट्रैक्टर का होना भी जरूरी है। कभी किसी को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहते हैं तो भाई कॉन्ट्रैक्टर का होना जरूरी है, एस्टेब्लिशमेंट का होना जरूरी है। एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड कोई वर्क है जिसके लिए कि इसको एम्प्लॉय किया गया है
when he is hired through or by a contractor. उसके बाद ये कहते हैं विद और विदाउट नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, यानी यहां पर ये जो पर्सन है इसको एम्प्लॉय किया गया है इस वर्क में, इस एस्टेब्लिशमेंट के वर्क में, और इस एम्प्लॉयर को चाहे इसके बारे में पता हो या ना हो, इस वर्कर को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर ही कहेंगे अगर इसे इस वर्क के लिए एम्प्लॉय किया गया है बाय हायरिंग वाया कॉन्ट्रैक्टर, एंड इंक्लूड इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर। अब ये इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है यहां पर, आपको एग्जाम में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर को भी यहां पर शामिल किया है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में। अब ये इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर क्या होता है, इसके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, इसको आप देख लीजिए। द इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 का एक्ट है, और इसमें इन्होंने ये कहा है कि एनी पर्सन हु इज रिक्रूटेड, अगर कोई भी पर्सन है जिसे रिक्रूट किया जाता है बाय और थ्रू अ कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसे रिक्रूट किया जा रहा है इन वन स्टेट, मान लीजिए ये एक स्टेट है जिसमें ये इसको एम्प्लॉय किया गया है, हायर किया गया है, रिक्रूट किया गया है, और इसे जो हायर किया गया है अंडर द एग्रीमेंट और अदर अरेंजमेंट फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्क इन एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट विच इज इन एनी अदर स्टेट, यानी ये एक स्टेट वन है जहां पे इसको कॉन्ट्रैक्ट लेबर ने हायर किया है, और ये किसके लिए हायर किया है, किसी दूसरी स्टेट में कोई एस्टेब्लिशमेंट है उससे रिलेटेड वर्क के लिए इसने हायर किया है, चाहे इस एस्टेब्लिशमेंट के एम्प्लॉयर को इसके बारे में पता हो या ना हो, इसे हम इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर कहेंगे, और इसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन में शामिल करेंगे। तो यहां तो हमने देख लिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लेबर में क्या क्या शामिल होगा। फिर ये कहते हैं कि बट कॉन्ट्रैक्ट लेबर डज नॉट इंक्लूड, तो यहां पे बात की गई है एक्सक्लूजन्स की, जरा ध्यान से देख लेना इसको, इन्हें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं मानेंगे। तो ये कौन है वर्कर जिन्हें हम नहीं मानेंगे, ये कहते हैं डज नॉट इंक्लूड अ वर्कर अदर देन द पार्ट टाइम एम्प्लॉय। इसको अभी आप छोड़ दीजिए, सबसे पहले आप इसके ऊपर फोकस कीजिए कि एक वर्कर है, मान लीजिए वो अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कहेंगे। तो पहली कंडीशन है कि ऐसा वर्कर हु इज रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एनी एक्टिविटी of his establishment and his employment is governed by mutually accepted standard of condition employment including engagement on permanent basis। तो मान लीजिए कि ये एक पर्सन है, वर्कर है, और ये कॉन्ट्रैक्टर है। ये कॉन्ट्रैक्टर ने इसे एम्प्लॉय किया है इस कॉन्ट्रैक्टर की एस्टेब्लिशमेंट में वर्क करने के लिए ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कंडीशन, और इसमें ये भी कंडीशन हो सकती है कि एंगेज फॉन परमानेंट बेसिस, इसको परमानेंट कर देगा ये यहां पर एस्टेब्लिशमेंट में, ऐसा भी हो सकता है। एंड गेट्स पीरियोडिकल इंक्रीमेंट इन द पे, सोशल सिक्योरिटी कवरेज एंड अदर वेलफेयर बेनिफिट्स इन अकॉर्डेंस विद द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। कहने का मतलब है कि जैसे कि बोनस है, जैसे कि ग्रेचुटी है, यानी लेबर लॉ के जितने भी वेलफेयर के बेनिफिट है, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है, वो अगर इसको मिल रहे हैं इस वर्कर को जिसे कि एम्प्लॉय किया गया है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा, तो फिर इसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कहेंगे। ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। तो दो चीजें हैं, दोनों कंडीशन आप ध्यान से देखिए, दोनों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला रेगुलरली एम्प्लॉयड by the contractor on any activity of his establishment, और दूसरा इसको बेनिफिट्स मिलते हैं, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, और
इस तरह के सारे बेनिफिट्स भी अगर इसको मिल रहे हैं इस वर्कर को, तो इसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं मानेंगे। इस पॉइंट को और जरा बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, इसने इस पर्सन को जो हायर किया है ये रेगुलरली इसको हायर करता है अपने कामों के लिए, ठीक है, इसके एस्टेब्लिशमेंट में, और इसको बेनिफिट सारे मिल रहे हैं, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर बेनिफिट, पीरियोडिकल इंक्रीमेंट, तो फिर इसे हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं कहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये इस वर्कर को भी हायर करता है या इस तरह के वर्कर को भी हायर करता है जिनको कि ये इस तरह के बेनिफिट्स नहीं देता है, केवल किसी दूसरे एस्टेब्लिशमेंट में वर्क के लिए उसे हायर किया जाता है, तो फिर ऐसे वर्कर्स को हम यहां पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहेंगे। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी डेफिनेशंस दे रखी है, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है सोसाइटी रजिस्टर्ड और डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कोई भी रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी यहां माना गया है। इसके अलावा कॉरपोरेशन जो वर्ड यूज की गई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। मींस एनी बॉडी कॉर्पोरेट established by or under the central act or state act, यानी सेंट्रल या स्टेट एक्ट में कोई अगर बॉडी कॉर्पोरेट बनी है उसे हम कॉर्पोरेशन तो कहेंगे, बट डज नॉट इंक्लूड अ कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो बहुत ही क्लियरली यहां पर कह दिया गया है, ये एक्चुअली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो हमने डेफिनेशन देखी थी उससे ये इसका ताल्लुक है, और ये क्लियरली कह रहे हैं कि कॉरपोरेशन के लिए हमने देखा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर वो कॉरपोरेशन कंट्रोल में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बिल्कुल बाहर किया गया है कॉरपोरेशन की डेफिनेशन से। इसके बाद इन्होंने डायरेक्ट टैक्स का मतलब बताया। डायरेक्ट टैक्स का मतलब एनी टैक्स चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट या कंपनीज प्रॉफिट सरटैक्स एक्ट 1964, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लॉ जो कि स्टेट गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। एनी अदर टैक्स विच हैविंग रिगार्ड टू द नेचर और इंसिडेंस मे बी डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल बाय नोटिफिकेशन टू बी डायरेक्ट टैक्स फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड, यानी किसी और टैक्स को भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है कि इसे हम डायरेक्ट टैक्स मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हम देखने जा रहे हैं आगे की, जैसे कि एम्प्लॉई है, इसके बाद वर्कर है। इसमें काफी कंफ्यूजन हो सकता है आपको, इसलिए मैं ये दोनों डेफिनेशन एम्प्लॉई और वर्कर की साथ में लूंगा। इसके अलावा हम डेफिनेशन देखेंगे एम्प्लॉयर की, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट और वेजेस की, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हम आगे देखेंगे। सबसे पहले आप फोकस कीजिए एम्प्लॉई और वर्कर की डेफिनेशन पे। देखिए एम्प्लॉई, पहले आप कुछ समझ लीजिए कि एम्प्लॉई जब हम वर्ड यूज करेंगे तो वो एक ब्रॉड टर्म है, ब्रॉड, ठीक है। इतने एम्प्लॉइज में कुछ एम्प्लॉइज ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हम वर्कर कहेंगे। ये आप सबसे पहले समझ लीजिए इस कंसेप्ट को। अब ये एम्प्लॉय और वर्कर का अलग अलग ऐसा सर टर्म क्यों यूज किया है, क्योंकि वर्कर जो है उसको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाने हैं, कुछ स्पेशल प्रोटेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे वर्कर क्लास के लिए, इसलिए वर्कर और एम्प्लॉय दो टर्म यहां पर यूज हुए हैं। तो एम्प्लॉय जो है वो ब्रॉड टर्म है और वर्कर जो है वो नैरो टर्म है। सबसे पहले हम ये दोनों डेफिनेशंस देख लेते हैं, आप भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट जब होगा तो कंप्लायंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले देखिए एम्प्लॉय को समझते हैं। थोड़ा सा डेफिनेशंस इन्होंने लूजली ड्राफ्टिंग की है मेरे हिसाब से, पर ठीक है। अब ये कहते हैं मींस एनी पर्सन, अब यहाँ पे इंडिविजुअल कर सकते थे वो, बट इन्होंने पर्सन यूज किया है। ऐसे कई केसेस हैं जहां पर इंडिविजुअल वर्ड यूज होना चाहिए, बट ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर एम्प्लॉय का मतलब ये कह रहे हैं कि एनी पर्सन
अदर देन अप्रेंटिस एंगेज अंडर अप्रेंटिस एक्ट, यानी जो ट्रेनी होता है उसको यहां पर एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर कर दिया गया है। ट्रेनी को हम एम्प्लॉय नहीं मान सकते। तो एनी पर्सन हु इज नॉट अप्रेंटिस एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय द एस्टेब्लिशमेंट। तो दो बातें यहां पर दिख रही है, एक तो एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र किया है कि सर ये एस्टेब्लिशमेंट है और इस पर्सन को एम्प्लॉयड किया गया है वेजेस पे। अब ये वेजेस भी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई यहां पर। तो पर्सन एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, यानी चाहे स्किल्ड वर्क हो, ये जो आदमी है ये स्किल्ड करे या अनस्किल्ड वर्क करे, सेमी स्किल्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी इंप्लॉय माने जाएंगे। चाहे वो मैन्युअल वर्क करे या फिर ऑपरेशनल करे या सुपरवाइजरी करे, जहां पे बस निगरानी रखनी है उसे सुपरवाइजरी कहते हैं, या मैनेजरियल वर्क में इन्वॉल्व हो, मैनेज कर रहा है डिपार्टमेंट को या किसी यूनिट को, या एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल और क्लेरिकल वर्क, ठीक है, यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कोई काम कर रहा है, क्लेरिकल कर रहा है, टेक्निकल वायरमैन वगैरह, एडमिनिस्ट्रेटिव एचआर डिपार्टमेंट या जो भी है, ये सारे के सारे तरह के काम, किसी भी तरह के काम के लिए अगर किसी पर्सन को एम्प्लॉयड किया गया है ऑन वेजेस फॉर हायर और रिवॉर्ड। अब ये कहते हैं कि आप उसको कुछ आपने हायर किया है, रिवॉर्ड के बेसिस पे उसको हायर किया है या रिवॉर्ड दे रहे हैं, एम्प्लॉयड किया है ऑन वेजेस, ये भी बात कही है इन्होंने। तो इस पर्सन को हम एम्प्लॉय कहेंगे, ठीक है। Whether the term of employment be expressed or implied, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसको आपने फॉर्मल लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट या ऑफर लेटर दिया है नहीं दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो whether terms of employment be expressed or implied and also include a person declared to be employed by the appropriate government। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई ये जो आपके यहाँ पर साफ सफाई करने आएगा 9 से 10 में या किसी भी तरह के पर्सन को, वो कह सकती है गवर्नमेंट की इसे भी एम्प्लॉय माना जाएगा, ठीक है। तो खैर ये तो पर्सन डिक्लेयर किया जा सकता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये डेफिनेशन है एम्प्लॉय की, और इसमें इन्होंने कहा है कि बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस ऑफ यूनियन। अब देखिए आर्म फोर्सेस का मतलब तीनों कमांड्स आ गई आपकी, एयरफोर्स, मिलिट्री या फिर नेवी, सभी के जितने भी पर्सन्स हैं उनको एम्प्लॉय की डेफिनेशन से बाहर रख दिया गया है, उनको एम्प्लॉय नहीं मानेंगे। तो ये पूरा पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं उनको एम्प्लॉय यहां पर नहीं माना है, तो जो भी बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय के वो उन्हें यहां पर नहीं मिलेंगे। तो एक बार ये डेफिनेशन अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद में अब वर्कर की डेफिनेशन बताने वाला हूं, क्योंकि ये दोनों आपको समझना जरूरी है और ये कंसेप्ट हमेशा आप याद रखिएगा। तो any person other than apprentice employed on wages by establishment to do any skilled, semi-skilled, unskilled, manual, operational, supervisory, managerial, administrative, technical, clerical for higher reward, whether the terms of employment is expressed or implied, and also include a person declared to be employed by the appropriate government, but does not include any member of armed forces। अब ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्कर की डेफिनेशन देखेंगे। चलिए अब देखिए वर्कर की जो डेफिनेशन है वो 2 क्लॉज Z में दे रखी है, और ये कहते हैं कि वर्कर मींस एनी पर्सन एक्सेप्ट अप्रेंटिस। तो अप्रेंटिस को यहां भी बाहर रखा गया है। तो अप्रेंटिस यानी जो ट्रेनी है न तो एम्प्लॉय है न वो वर्कर है। फिर ये कहते हैं कि मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री। अब देखिए वर्कर का जब जिक्र हो रहा है तो एस्टेब्लिशमेंट की जगह ये यहां पर इंडस्ट्री
वर्ड यूज कर रहे हैं। इंडस्ट्री का मतलब वही जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में डिफाइन कर रखा है। इसके बाद ये कहते हैं एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्री टू डू एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा जैसे लूजली हम कहते हैं कि डेफिनेशन बनाई गई है, तो सेमी स्किल्ड यहां पर छोड़ दिया गया है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे हम मान सकते हैं कि सेमी स्किल्ड वर्कर भी यहां पर आएगा। तो एनी मैनुअल, अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क। अब देखिए यहां पे मैनेजरियल जो वर्क है उसको बाहर रखा गया है और एडमिनिस्ट्रेटिव को यहाँ पे वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो ये आप थोड़ा सा लिमिटेशन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, वर्कर एक नैरो टर्म है। तो ये काम कर रहा है, वो एम्प्लॉयड है इन इंडस्ट्री फॉर हायर और रिवॉर्ड वेदर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, यानी यहाँ पे उसको ऑफर लेटर या फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया है नहीं दिया है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या कहेंगे, वर्कर। अब ये तो हो गई वर्कर की मेन डेफिनेशन का मेन हिस्सा। इसके बाद स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है कि इनको हम वर्कर मानेंगे। तो ये कौन कौन से हैं भाई, एंड इंक्लूड्स वर्किंग जर्नलिस्ट। अब ये जर्नलिस्ट रहते हैं, ये इनके लिए एक अलग से एक्ट भी बना है। तो आपको जस्ट इतना याद रखना है कि इट इंक्लूड्स वर्किंग जर्नलिस्ट एज डिफाइंड अंडर 2F ऑफ ब्ला ब्ला एक्ट। पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर रख सके तो अच्छी बात है। इसके बाद सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एज डिफाइंड अंडर 2D of the sales promotion employees condition of service act, and for the purpose of any proceeding under this code in relation to industrial dispute includes such person who has been dismissed, discharged or retrenched or otherwise terminated in connection with or as consequences that dispute or whose dismissal, discharge, retrenchment has led to that dispute। अब ये कहने का मतलब ये है यहां पर इनका कि अगर किसी पर्सन को, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चलते किसी को डिसमिस कर दिया है, निकाल दिया गया है, ठीक है, डिस्चार्ज कर दिया है, रिट्रिंच कर दिया है, तो उस वक्त तो उसका स्टेटस वर्कर का नहीं रहेगा, लेकिन यहां पर ये कह रहे हैं कि इसे वर्कर माना जाएगा। ठीक है, इसको हम आगे और डिटेल में देखेंगे। बट डज नॉट इंक्लूड, अब ये दो इन्होंने लिया है, कवर किया है, वर्किंग जर्नलिस्ट और सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय। ये जरा आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद ये एक्सक्लूजन्स की बात कर रहे हैं, बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू एयरफोर्स एक्ट, आर्म एक्ट और नेवी एक्ट। अब देखिए यहां पर इन्होंने कहा है कि इन फोर्सेस में अगर कोई पर्सन है तो उसे हम वर्कर नहीं मानेंगे, एयरफोर्स, आर्मी या फिर नेवी। तो आर्म फोर्सेस में अगर वो है तो उसे हम वर्कर नहीं मानेंगे। ठीक है, एक्सक्लूजन। दूसरा, ये वहां भी हमने देखा था एम्प्लॉय की डेफिनेशन में, यहां भी है, हु इज एम्प्लॉयड इन पुलिस सर्विस और एनी अदर ऑफिसर और अदर एम्प्लॉय ऑफ अ प्रिजन, यानी जेल के कर्मचारी या ऑफिसर है या फिर पुलिस में है, उनको भी वर्कर नहीं माना गया है। हु इज एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, और अगर कोई पर्सन मैनेजरियल कैपेसिटी में है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहा है कहीं पे इंडस्ट्री, उसे भी हम वर्कर नहीं मानेंगे। और हु इज एम्प्लॉयड इन सुपरवाइजरी कैपेसिटी ड्रॉइंग वेजेस ऑफ exceeding 15,000 rupees per month or amount as may be notified by central government। तो जहां तक मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का सवाल है, उनका कितना भी पेमेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें हम वर्कर नहीं मानेंगे। दूसरा, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में निगरानी रखने के लिए किसी पर्सन को अगर आपने रखा, एम्प्लॉय किया है, तो सुपरवाइजर को हम
वर्कर मानेंगे या नहीं मानेंगे, उसके लिए ये लिमिट दे रखी है। अगर 15,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा वो अर्न कर रहा है तो उसे हम वर्कर नहीं मानेंगे, लेकिन अगर 15,000 रुपए तक उसका पेमेंट है, ठीक है, वो ड्रॉ कर रहा है उतना अमाउंट तक, तो फिर उसे हम वर्कर मानेंगे। ठीक है, ये एक मेन चीज है, लिमिट जो आपको सुपरवाइजर के केस में ध्यान रखनी है। तो ये जो दो डेफिनेशन है इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, एम्प्लॉई जो डेफिनेशन है वो ब्रॉडर है और उसमें कुछ लोग हम ऐसा मान सकते हैं जो कि वर्कर हैं, जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब जरा बात करते हैं एम्प्लॉयर की, क्योंकि एम्प्लॉयर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी कंप्लायंस की। तो एम्प्लॉयर को जो डिफाइन किया है वो दो पार्ट्स में हम देख सकते हैं। एक पहला पार्ट है, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। ये आपको डिफाइन किया है क्लॉज एल में, सेक्शन 2 क्लॉज एल में। एम्प्लॉयर को बोलते हैं, ये मींस अ पर्सन हु एम्प्लॉयज। जरा ध्यान से देखना, ऐसा पर्सन जो एम्प्लॉय करता है। अब ये जो एम्प्लॉय करता है वेदर डायरेक्टली और थ्रू एनी पर्सन, यानी या तो ये किसी को डायरेक्टली एम्प्लॉय कर रहा है या फिर ये किसी दूसरे पर्सन के थ्रू इसे एम्प्लॉय कर रहा है, और ऑन हिज बिहाफ और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन। ये पर्सन जो इसे एम्प्लॉय कर रहा है ये खुद के बिहाफ पे कर रहा है, यानी खुद के लिए कर रहा है, या किसी और पर्सन का यहां पे कुछ काम हो रहा है उसके लिए ये एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, सारी चीजें इन्होंने कवर कर ली है। एक बार फिर से ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पर्सन हु एम्प्लॉयज, ये एक पर्सन है जो एम्प्लॉय कर रहा है इसको, ठीक है, डायरेक्टली या थ्रू एनी पर्सन। या तो डायरेक्टली कर रहा है या फिर किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कर रहा है, वो हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्टर हो, उसके थ्रू ये कर रहा है। ऑन हिज बिहाफ, ये अपने खुद के लिए कर रहा है या फिर किसी दूसरे के बिहाफ पे, दूसरे का कुछ काम है उसके लिए ये कर रहा है, किसी भी तरह से। वन और मोर एम्प्लॉयज इन हिज एस्टेब्लिशमेंट, वन या मोर एम्प्लॉयज इन हिज एस्टेब्लिशमेंट। तो यहां पर जिक्र क्या है, एस्टेब्लिशमेंट का है। इसकी एस्टेब्लिशमेंट में कर रहा है, एम्प्लॉय को कर रहा है। देखिए एम्प्लॉय में वर्कर शामिल है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर। ये हो गया इसका मेन हिस्सा। इसको और डिटेल में बाद में फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना हिस्सा इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं। फिर ये कहते हैं दूसरे हिस्से में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन कौन एम्प्लॉयर माने जाएंगे। ये कहते हैं वेयर द एस्टेब्लिशमेंट इज कैरीड ऑन बाय एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। यानी ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कौन कैरी ऑन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। तो अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ सच डिपार्टमेंट। तो ये जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है ये एस्टेब्लिशमेंट, उसका जो हेड है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जिसको हम बोलते हैं एचओडी, वो जिस भी पर्सन को स्पेसिफाई करेगा उसे हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर। ठीक है, और अगर उसने कोई अथॉरिटी स्पेसिफाई नहीं की है इस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने, तो ऐसे केस में फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को ही हम एम्प्लॉयर मान लेंगे। क्लियर है? ये कौन सी एस्टेब्लिशमेंट, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कैरी ऑन हो रही है। दूसरा है इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट कैरीड ऑन बाय लोकल अथॉरिटी। जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई आपकी, लोकल अथॉरिटी, उसके अंडर में अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट है तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दैट अथॉरिटी, तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव रहता है उसको हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉयर मानेंगे यहां पर। ठीक है, ये किस में, लोकल अथॉरिटी के केस में। अब आगे चलते हैं। इसके बाद ये कहते हैं एंड इंक्लूड्स इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट विच इज अ फैक्ट्री। तो अगर ये एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री की डेफिनेशन में फिट हो जाती है
तो ऐसे केस में जो ऑक्यूपायर है, जो फैक्ट्रीज एक्ट में डिफाइन कर रखा है, आपको पता होगा ऑक्यूपायर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फैक्ट्रीज एक्ट में, उसे हम क्या मान लेंगे, एम्प्लॉयर. एंड वेयर अ पर्सन हैज बीन नेम्ड एज मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री अंडर क्लॉज F of 7(1) of the Factories Act, the person so named, या फिर कोई मैनेजर आपने अपॉइंट कर रखा है, स्पेसिफाई कर रखा है उस फैक्ट्री में, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर. ये इन रिलेशन टू फैक्ट्री की बात चल रही है, यानी यहां पे क्लियर कर दिया है कि भाई इनको हम एम्प्लॉयर मानेंगे. इसके बाद ये कहते हैं इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, the person who or the authority which has ultimate control over the affairs of the establishment and where said affairs is entrusted to manager or MD, such manager or MD. तो कहने का मतलब है, ये तो हमने देख लिया, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लोकल अथॉरिटी है या फैक्ट्री है. इनके अलावा अगर कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, तो ऐसे केस में ऐसा पर्सन जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल है, ठीक है ना, अल्टीमेट कंट्रोल जिस किसी के भी पास है, उसे हम मान लेंगे कि ये एम्प्लॉयर है. अगर ये कंट्रोल मैनेजर या एमडी के पास है, तो उसको हम मान लेंगे वो एम्प्लॉयर है. इसके बाद और बोला गया है, इन्होंने बोला है कॉन्ट्रैक्टर. देखिए कॉन्ट्रैक्टर की डेफिनेशन हम पहले ही देख चुके हैं. कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड करता है मैन पावर, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं. और इस कॉन्ट्रैक्टर को इन्होंने एम्प्लॉयर माना है, इसको भी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में शामिल किया गया है. एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए डिसीज्ड एम्प्लॉयर, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉयर जो अभी हमने देखा है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, उसे हम एम्प्लॉयर मान लेंगे. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यानी ऐसा नहीं कि भाई अब तो एम्प्लॉयर की डेथ हो गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता. उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ही विल हैव टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयर. अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जिसका नाम है एस्टेब्लिशमेंट. ये वर्ड काफी यूज हुआ है इस एक्ट में, और ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज M में. एस्टेब्लिशमेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन. ये देखिए, एस्टेब्लिशमेंट को ये कहते हैं कि एनी प्लेस. तो इनका इशारा किस तरफ है, प्लेस की तरफ. अब जरूरी नहीं है कि यहां पर बिल्डिंग हो, कुछ कंस्ट्रक्शन हो, जस्ट प्लेस की बात कर रहे हैं. एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, trade, business, manufacture or occupation is carried on and includes a government establishment. गवर्नमेंट की जितनी एस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी एस्टेब्लिशमेंट में यहां पर इन्होंने कवर किया है, यानी उनको बाहर नहीं रखा गया है. तो देखिए, इंडस्ट्री का मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में हम देख सकते हैं. ट्रेड का मतलब जितनी भी ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी ट्रेड में इन्वॉल्व है, वो जहां भी वो ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें हम एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे. यानी किराना शॉप वगैरह, ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एस्टेब्लिशमेंट में आएंगी. मैन्युफैक्चर या इवन ऑक्यूपेशन, जैसे कोई दर्जी है, टेलर है, वो अपना काम कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, जहां भी वो कर रहा है, उसको भी हम एस्टेब्लिशमेंट मानेंगे. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ब्रॉड टर्म है एस्टेब्लिशमेंट. इसके बाद फैक्ट्री की डेफिनेशन वही है जो फैक्ट्रीज एक्ट में दे रखी है. ये हमने फैक्ट्रीज एक्ट में देखा है, आप फिर से देख सकते हैं उसको, यहाँ पे मैं अलग से कवर नहीं कर रहा हूं. इसके बाद गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट मींस एनी ऑफिस और अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. ये भी एस्टेब्लिशमेंट में माने गए हैं. इनकम टैक्स एक्ट मींस इनकम टैक्स एक्ट, कोई खास इतनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर ये. इसके बाद एक और डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. वैसे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दे रखी है, यहां पर इन्होंने फिर से उसको बताया है, और ये है क्लॉज Q में. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन एम्प्लॉयर
एंड एम्प्लॉयर्स, यानी दो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस है या डिस्प्यूट है, या फिर एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर या फिर वर्कमैन के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, या फिर डिफरेंस और डिस्प्यूट बिटवीन वर्कर्स एंड वर्कर्स, यानी वर्कर और वर्कर के बीच में अगर डिफरेंसेस हैं, डिस्प्यूट है, तो उसको भी हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे, बशर्ते विच इज कनेक्टेड विथ, यानी यहां पर ये एडिशनल जो रिक्वायरमेंट है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी है, विच इज कनेक्टेड विथ employment or non-employment or the terms of employment or condition of labor of any person, यानी ये जो भी disputes हो रहे हैं इनके personal dispute नहीं होने चाहिए, ये जो disputes हैं इनका ताल्लुक, इनका connection employment या non-employment या terms of employment या condition of labor of any person उससे related होना चाहिए, तो ही उसे हम industrial dispute मान सकते हैं। इसके बाद ये कहते हैं एनी डिस्प्यूट और डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल वर्कर एंड एम्प्लॉयर कनेक्टेड विथ और अराइजिंग आउट ऑफ डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और टर्मिनेशन ऑफ सच वर्कर। तो कहने का मतलब यहां इनका ऐसा है कि अगर कोई एम्प्लॉयर है और एक इंडिविजुअल वर्कर है और इस वर्कर को के साथ उसका डिस्प्यूट है, और वो डिस्प्यूट किस रिगार्ड में है, या तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है, हटा दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है, या रिट्रेंच कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया गया है, जो भी आप कह लीजिए, तो ऐसे में वो वर्कर नहीं रह जाता नॉर्मली, तो उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है, वर्कर नहीं है। इन्होंने स्पेसिफिकली ये पॉइंट कवर किया है कि अगर किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वर्कर को डिसमिस, रिट्रेंच या टर्मिनेट कर दिया गया है, और इनका जो डिफरेंस है एम्प्लॉयर का और इंडिविजुअल वर्कर का, और वो इससे रिलेटेड है, तो इसको भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना गया है। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और ये डिफाइन की गई है 2R में, ठीक है, क्लॉज R में इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है। A person appointed by appropriate government under section 51 subsection 1, तो appropriate government यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट जो भी किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी एज ए इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, उसे हम इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर मानेंगे। अब देखिए इंस्पेक्टर का रोल अब केवल इंस्पेक्शन का नहीं रह जाएगा, अब उसका रोल एज ए फैसिलिटेटर का भी हो गया है, यानी वो असिस्ट करेगा सभी एम्प्लॉयर्स को या इंडस्ट्रीज को या एस्टेब्लिशमेंट को कि कैसे ये एक्ट को आप कंप्लाई कर सकते हैं, वो हम पूरे प्रोविजन इसके देखेंगे सेक्शन 51 में। इसके बाद एक छोटी सी डेफिनेशन है जो कि है वैसे इंपॉर्टेंट, मिनिमम वेज क्या होता है। देखिए मिनिमम वेज का यहाँ पे इशारा है कि कोई भी पर्सन अगर आप एम्प्लॉय करते हैं तो उसको कम से कम इतना पेमेंट तो आपको देना ही होगा, मिनिमम वेजेस तो देना ही होगा। और ये मिनिमम वेजेस इन्होंने कहा है कि मिनिमम वेजेस मींस वेजेस फिक्स्ड अंडर सेक्शन 6 जो सेक्शन है उसमें मिनिमम वेजेस फिक्स करेगी गवर्नमेंट, और उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है कि मिनिमम वेजेस मींस द वेजेस फिक्स अंडर सेक्शन 6, वो हम आगे अभी देखेंगे। इसके बाद जस्ट छोटी सी डेफिनेशन है नोटिफिकेशन और प्रिस्क्राइब की। नोटिफिकेशन मींस नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया और ऑफिशियल गैजेट ऑफ स्टेट, क्योंकि दो गवर्नमेंट है तो दोनों के गैजेट रहते हैं। गैजेट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिश करेगी वहां पर, ये गैजेट ऑफ स्टेट, तो वहां पे अगर जो भी आप नोटिफिकेशन पब्लिश करते हैं उसे हम नोटिफिकेशन मानेंगे, ठीक है। इसके बाद प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो दोनों ही गवर्नमेंट अपने अपने रूल्स बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो एक्ट जो भी रहता है मेन रहता है, और उसमें कई जगह हम देखेंगे कि एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड जो लिखा रहता है दैट विल बी एज पर रूल्स, यानी हमको वो प्रिस्क्रिप्शन कहां मिलेगा, रूल्स में। तो रूल्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी उनको हमें देखना होगा।
अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, और वो डेफिनेशन है सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। ये बेसिकली इक्वल रिम्यूनरेशन की जब बात होगी इस कोड में, यानी जेंडर डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उसकी जब हम बात करेंगे तो ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर क्या होता है। ये क्लॉज बी में बताया गया है, इसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। मीन्स अ वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ विच, तो अब देखिए सबसे पहले तो सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर, तो इसको हम थोड़ा सा डायग्राम की मदद से देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर दो पर्सन्स हैं और उनको दो पोजीशंस हैं, वर्क है, और यहां पर एम्प्लॉइज को आपको रखना है। तो ये कहते हैं कि मीन्स ऑफ वर्क इन रेस्पेक्ट ऑफ विच स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, चार चीजों का जिक्र किया है। स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस या रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड आर द सेम, यानी ये दोनों जो जॉब्स हैं इसके लिए जो आपको स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है वो ऑलमोस्ट सेम है व्हेन परफॉर्म्ड अंडर द सिमिलर वर्किंग कंडीशन बाय द एम्प्लॉइज। फॉर एग्जांपल ये टेलीकॉलिंग का जॉब हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पर एक और ये दो पोजीशंस है, और अब ये दोनों जो पोजीशंस हैं उसके लिए जो स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है वो अगर सेम है तो इन्हें, इन दोनों वर्क को हम क्या कहेंगे, सेम वर्क और वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। और आगे जाके आप देखेंगे कि इसमें आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि किसी को आप ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, किसी को कम कर रहे हैं, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा अगर वर्क कैसा है, सेम वर्क है या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर है। अब इसमें आगे और हम डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल डेफिनेशन डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो ये चार चीजें आप नोट कीजिएगा। तो ये अगर कोई हायर पोजीशन है, मान लीजिए लीडर है, लीडर की टीम लीडर है, और ये नॉर्मल टेलीकॉलिंग है, तो ये अलग अलग वर्क हो जाएंगे। लेकिन अगर दोनों ही टेलीकॉलिंग के वर्क है और ऐसे में आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। आगे और इसको बात करेंगे। एंड अब ये दूसरा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा ये कहते हैं कि एंड द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द स्किल, एफर्ट, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एम्प्लॉय ऑफ एनी जेंडर आर नॉट ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस इन रिलेशन टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर कोई डिफरेंस है भी इन दोनों में, स्किल, एफर्ट्स या एक्सपीरियंस, तो वो छोटा मोटा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे केस में विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉइज ऑफ एनी जेंडर, यानी लड़का और लड़की कोई भी वो काम कर सकते हैं, थोड़ा सा फर्क आएगा। लड़का लड़की अगर काम करते हैं अलग अलग तो थोड़ा बहुत फर्क आएगा जिसको कि आप इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों वर्क को हम क्या मानेंगे, सेम वर्क या वर्क ऑफ सिमिलर नेचर। इसके बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है। स्टेट का मतलब इंक्लूड्स यूनियन टेरिटरी, तो यूनियन टेरिटरी को भी क्या माना गया है, स्टेट के बतौर हम यहां पर देखेंगे। उसके बाद ट्राइब्यूनल शैल हैव द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट अंडर 2 आवर ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट, जो कि है वेजेस की डेफिनेशन। मिनिमम वेजेस हो या फिर पेमेंट ऑफ वेजेस हो या बोनस हो, ये सभी में ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट रहेगी और इसको बहुत अच्छे से आपको इत्मीनान से समझना है वेजेस को। और ये डेफिनेशन दे रखी है क्लॉज वाई में, सेक्शन 2 क्लॉज वाई, वेजेस डिफाइन किया है। चलिए देखते हैं इसमें आखिर क्या क्या इंक्लूड किया है वेजेस में और क्या क्या एक्सक्लूड किया है। सबसे पहले ये कहते हैं वेजेस मींस ऑल रिम्यूनरेशन। ठीक है, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी एम्प्लॉय को, वो सभी रिम्यूनरेशन, वेदर बाय सैलरी, चाहे उसे आप सैलरी नाम दीजिए या फिर अलाउंस नाम दीजिए या फिर अदरवाइज किसी भी नाम से आप उसे दे रहे हैं रिम्यूनरेशन, मेहनताना, तो वो वेजेस में आएगा। एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी ये जो पेमेंट है ये आप मॉनिटरी टर्म में दे रहे हैं, जैसे 10,000, 50,000 व्हाटएवर,
और केपेबल ऑफ बीइंग सो एक्सप्रेस्ड, या फिर आप काइंड में भी दे रहे हैं। लेट्स से अगर आप इसको कुछ काइंड में दे रहे हैं जिसको कि आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल किसी को आप अनाज दे रहे हैं या वो इस तरह का कुछ भी दे रहे हैं मेहनतानी के रूप में, तो उसे भी वेजेस में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उसे आप मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सके। Which would, if the term of employment express or implied were fulfilled, be payable to person employed। यानी अगर जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, चाहे वो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने एक्सप्रेसली की हो, वर्बली आपने बोला हो, या फिर रिटन हो, या फिर इंप्लाइड हो, वो अगर फुलफिल हो जाती है तो इस पर्सन को वो मिलेगा रिम्यूनरेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट। दो तरह के वर्डिंग्स यूज हुए हैं। इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी एक पर्सन है, उसको एम्प्लॉय किया है, ये अगर कुछ भी काम नहीं करता है, वर्क कुछ भी नहीं है, ये जस्ट यहाँ पर आ रहा है जा रहा है, लेकिन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से उसको 50,000 महीना मिलेगा, तो दिस विल बी ट्रीटेड एज वेजेस। या फिर कोई स्पेसिफिक वर्क उसको दिया जाता है और उसके बेसिस पे उसको वो पेमेंट मिलता है एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्क डन के हिसाब से, उसे भी हम वेजेस कहेंगे। ठीक है। एंड इंक्लूड्स, अब यहां पर स्पेसिफिकली इंक्लूजन पार्ट चल रहा है। इंक्लूड बेसिक पे, देखिए सैलरी या वेजेस जो भी आप कहते हैं, उसका जब आप स्लिप देखेंगे, सैलरी स्लिप, तो उसमें कई तरह के बाइफर्गेशन किए जाते हैं, जैसे कि बेसिक पे है, डियरनेस अलाउंस है यानी कि महंगाई भत्ता जिसे कहते हैं हम। इसके बाद रिटेनिंग अलाउंस आप कह लीजिए। रिटेनिंग अलाउंस हम कहते हैं ऐसा अमाउंट जो दे रहे हैं जिससे कि वो आदमी कहीं और छोड़ के ना जाए, एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं जिससे कि वो हमारी एम्प्लॉयमेंट में बना रहे, वो भी वेजेस की डेफिनेशन में आएगा। ये सारा आपको नोट करना है। इसके बाद आगे चलते हैं, बट डज नॉट इंक्लूड। तो देखिए इंक्लूड में आपने ये देख लिया, और अब यहां पर एक्सक्लूजन्स हैं, स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स हैं, बड़े ध्यान से इसको आपको नोट करना है। तो ये सारी चीजें जो अब हम देखने जा रहे हैं ये वेजेस की डेफिनेशन के बाहर है, यानी ये वेजेस में इंक्लूड नहीं। एनी बोनस payable under any law for the time being in force which does not form part of remuneration payable under the terms of employment। दो बातें कही गई है बोनस के बारे में। पहला, अगर आप बोनस दे रहे हैं वो एज पर लॉ दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी किसी भी लॉ में बोनस का जिक्र है और वो आप दे रहे हैं, लेकिन ये जो बोनस आप दे रहे हैं इट इज नॉट पार्ट ऑफ रिम्यूनरेशन एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप देखें एम्प्लॉयमेंट की, उसमें इस बोनस का जिक्र नहीं है, ये बोनस उसके हिसाब से नहीं दे रहे हैं, एज पर लॉ दे रहे हैं, तो ये फिर बोनस वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं होगा, वेजेस में ये नहीं माना जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, तो यहां पर एक बात आप याद रखिएगा, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर आपने बोनस का जिक्र किया है तो वो वेजेस में होगा, अगर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बोनस शामिल नहीं है और एज पर लॉ किसी भी लॉ की वजह से दे रहे हैं तो वो वेजेस में शामिल नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं वैल्यू ऑफ एनी हाउस अकोमोडेशन और सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस और अदर एमिनिटी और एनी सर्विसेज excluded from the computation of wages by general or a special order of the appropriate government। नॉर्मली आप देखेंगे कि कई एम्प्लॉइज को कई तरह की सुविधाएं दी जाती है, जैसे हाउस अकोमोडेशन दिया जाता है, रेंट दिए जाते हैं, सर्विस क्वार्टर दिए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्री होती है या कंसेशनल रेट पे, वाटर, मेडिकल अटेंडेंस, ये तरह तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। देखिए पर से इन्होंने नहीं बोला है कि ये वेजेस में शामिल नहीं होगा इसकी वैल्यू, ये कह रहे हैं कि अगर कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पास करती है और ऐसी वैल्यूज को एक्सक्लूड कर देती है वेजेस की डेफिनेशन से, तो फिर ऐसे केस में ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ऑल दीज बेनिफिट्स, उसको हम वेजेस में शामिल नहीं करेंगे। अगर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है तो फिर उसको हम शामिल करेंगे वेजेस में।
इसके बाद नेक्स्ट है एनी कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर to any pension or provident fund and the interest which may have accrued thereon। तो नॉर्मली आप देखेंगे प्रोविडेंट फंड हो या पेंशन फंड, इसमें एम्प्लॉई अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है, लेट्स से 10% ऑफ सैलरी, और इसी के साथ एम्प्लॉयर भी कुछ कंट्रीब्यूशन करता है उस एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड में। तो ये जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है ये वेजेस की डेफिनेशन के बाहर है, वेजेस में से शामिल नहीं करा जाएगा, और इस कंट्रीब्यूशन पे अगर कोई इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है उसको भी वेजेस में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद ये कहते हैं एनी कन्वेंस अलाउंस और वैल्यू ऑफ एनी ट्रेवलिंग कंसेशन। एम्प्लॉय घूमता है इधर उधर या जो भी उसके वर्क से रिलेटेड, उसको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है नॉर्मली, तो वो ट्रेवलिंग कंसेशन या कन्वेंस अलाउंस उसको भी वेजेस में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद एनी सम पेड टू एम्प्लॉयड पर्सन टू डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, कभी कभी कोई एम्प्लॉय है, उसे कुछ खास किस्म का काम करना रहता है, लेट्स से फील्ड पे जाता है और कुछ स्पेशल एक्सपेंसेस उसके होते हैं बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और वो एक्सपेंसेस को यूं समझ लीजिए एम्प्लॉयर रिम्बर्स करता है या डिफ्रे करता है, तो ऐसे केस में वो भी वेजेस में शामिल नहीं होंगे। जैसे ये इंजीनियर है, ये प्लांट में जाता है लेकिन इसको किसी और की मदद लेनी पड़ती है और वो मदद के बदले में उसको कुछ पेमेंट करना पड़ता है। ये जो पेमेंट है स्पेशल एक्सपेंसेस है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट के से रिलेटेड है और ये एम्प्लॉयर इसको रिम्बर्स करता है, तो इसे वेजेस में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद हाउस रेंट अलाउंस, इसको भी वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। नॉर्मली आप सभी को पता होगा हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है अगर कोई एम्प्लॉय है, उसके पास घर नहीं है रहने को, तो एम्प्लॉयर उसे HRA देता है, हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं जिसे, तो उसे भी वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद ये कहते हैं कि रिम्यूनरेशन पेबल अंडर एनी अवार्ड और सेटलमेंट, अगर किसी तरह का सेटलमेंट हो रहा है, अवार्ड दिया जा रहा है बिटवीन द पार्टीज और ऑर्डर ऑफ कोर्ट या ट्रिब्यूनल की तरफ से, तो उसे भी वेजेस में शामिल नहीं किया जाएगा। एनी ओवर अलाउंस, याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी पर्सन है जो काम कर रहा है नॉर्मल वर्किंग आवर्स में, उसका पेमेंट है मान लीजिए 30,000 और वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है और एक्स्ट्रा वर्क का उसको ओवर टाइम मिल रहा है, मान लीजिए ये ओवर टाइम इसको 10,000 रुपए मिल रहा है, ये वेजेस की डेफिनेशन में नहीं आएगा। एनी कमीशन पेबल टू एम्प्लॉय, जैसे सेल्स कमीशन हो सकता है, किसी भी तरह का कमीशन हो सकता है काम करने से रिलेटेड, वो भी वेजेस की डेफिनेशन में नहीं है। एनी ग्रेचुटी पेबल ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो जब एम्प्लॉय छोड़ देता है जॉब और उसके बाद उसको ग्रेचुटी अमाउंट दिया जाता है, तो वो ग्रेचुटी का अमाउंट भी वेजेस की डेफिनेशन में नहीं है। और साथ ही एनी रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट पेबल टू द एम्प्लॉय और एनी एक्स ग्रेशिया पेमेंट मेड टू हिम ऑन द टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जब एम्प्लॉयमेंट उसका खत्म हो रहा है उस वक्त चाहे किसी भी नाम का बेनिफिट या कंपनसेशन आप दे रहे हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन निकाला जा रहा है एम्प्लॉय को, उसको दिया जा रहा है कंपनसेशन, टर्मिनेशन बेनिफिट बोल लीजिए आप इसको, या एक्स ग्रेशिया का मतलब है वॉलंटरीली कुछ एम्प्लॉयर उसको दे रहा है ऑन टर्मिनेशन के वक्त, तो उसे भी वेजेस की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है। अब इसके बाद का हिस्सा हम देख रहे हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको आप जरा ध्यान से समझ लीजिए। ये क्या कहना चाहते हैं, ये कहते हैं कि जब हमने देखा कि ऑल रिम्यूनरेशन, पहले इन्होंने कहा है ऑल रिम्यूनरेशन, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए ऑल रिम्यूनरेशन इसका 50,000 रुपए है, पूरा मिला के इसको 50,000 रुपए का पेमेंट मिल रहा है। इसमें से ये जो
एक्सक्लूड किया है वेजेस की डेफिनेशन में से बोनस से लेके तो कमीशन तक, यानी टर्मिनेशन के जो बेनिफिट हैं उसको आप हटा दीजिए, बोनस से लेके कमीशन तक के जितने भी अभी हमने यहां पर क्लॉजेस देखी हैं, इसमें अगर उसको जो भी पेमेंट मिल रहा है वो अगर एक्सीड हो जाता है, ध्यान से सुनना, ये पेमेंट अगर एक्सीड हो जाता है मोर देन हाफ, यानी 50% से ज्यादा हो जाता है ऑफ ऑल रिम्यूनरेशन, तो पूरा का पूरा इसको कितना मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। ये 50,000 से ज्यादा हो जाता है, ये जो एक्सक्लूजन्स हमने देखे हैं ए से लेके आई तक, यानी बोनस से लेके कमीशन तक, मान लीजिए ये बोनस से लेके कमीशन तक उसका हिस्सा है 30,000 रुपए और बचा हुआ 20,000 रुपए ऐसा करके उसको 50,000 मिल रहा है। अब ऑल रिम्यूनरेशन यानी 50,000 का 50% हम देखें तो 25,000 हो रहा है, राइट। और ये जो हिस्सा है बोनस से लेके कमीशन तक, ये ऑल रिम्यूनरेशन का 50% यानी 25,000 से भी एक्सीड कर रहा है। तो ये जो एक्सीड कर रहा है, कितने से एक्सीड कर रहा है, 5,000 से, 30,000 मिल रहा है उसको। ये क्लॉज ए से आई तक, बोनस से कमीशन तक, ये 30,000 अमाउंट है। ये अगर इसका 50% ऑफ रिम्यूनरेशन से एक्सीड कर रहा है, तो जो एक्सेस है, अभी हमने देखा एक्सेस 5,000, इसको हम वेजेस मान लेंगे, इसको हम एक्सेस को हम वेजेस मानेंगे, ठीक है। अब ये क्यों किया गया है इसको ऐसा, क्योंकि कई बार देखिए वेजेस पेमेंट के ऊपर तो हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो वेजेस पेमेंट करना, वेजेस का पेमेंट टाइम पे करना, हमको सबके लिए वेजेस की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयर कहीं ऐसा न कर दे कि वेजेस का अमाउंट जो वेजेस में शामिल है वो छोटा सा रखे और बाकी का जितने भी अभी हमने देखे क्लॉज ए से लेके आई तक के अमाउंट वो बढ़ा दे, जिससे कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, घट जाए। इसलिए उन्होंने बोला है, इस एक्ट में बोला गया है कि अगर ये जो पेमेंट है इस तरह के, ये 50% ऑफ टोटल रिम्यूनरेशन से एक्सीड करते हैं, तो जो एक्सेस है वो वेजेस की डेफिनेशन में शामिल होगा, उसे वेजेस माना जाएगा। ये पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। मान लीजिए एक एम्प्लॉई है, उसे एम्प्लॉयर ने हायर किया और उसको बोला कि भाई आपको 80,000 रुपए मिलेगा वेजेस, ठीक है, पेमेंट आपको 80,000 मिलेगा, उसमें 10,000 तो आपका मान लीजिए बेसिक पे है, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने तमाम तरह के बेनिफिट्स वगैरह ये सब गिनाते हुए बोला है कि ये बाकी का आपको 70,000 मिलेगा और इस तरह से आपको 80,000 मिलेगा। अब यहाँ पे हमको पता लगाना है कि सर इसको, अब इसमें वेजेस कितना है, तो वेजेस पता करने के लिए अगर हम ये वाली जो प्रोविजन है इसको छोड़ दें तो वेजेस में केवल 10,000 ही आएगा। अभी जो कि हमने देखा ए से आई तक के ये जितने भी अमाउंट है, इवन के तक, वो एक्सक्लूड किए गए वेजेस। लेकिन अगर इस प्रोविजन को देखें तो ये कह रहा है कि टोटल रिम्यूनरेशन 80,000 है, इसका 50% निकाल लीजिए तो ये आ गया 40,000। ये जो अमाउंट आप दे रहे हैं ए से लेके आई तक 70,000 का, ये कितना एक्सीड कर रहा है इस 50% से, 30,000 से एक्सीड कर रहा है, तो इसको भी वेजेस माना जाएगा। यानी ये 10,000 वेजेस हो गया आपका और ये भी वेजेस, यानी इसका मतलब 40,000 आपका हो जाएगा वेजेस, ठीक है। यानी ये दोनों एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिम्यूनरेशन विल बी ट्रीटेड एज वेजेस, ठीक है। ये जे और के को हटा दें, ए से आई तक आप कितना भी पेमेंट कीजिए, जो भी रिम्यूनरेशन है उसका 50% तक मान के चलिए कि वो वेजेस ही माना जाएगा और वेजेस के सारे प्रोविजन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जरा चलिए एक और हिस्से की तरफ चलते हैं, और ये जो हिस्सा है वेजेस की डेफिनेशन का, ये यूज होगा फॉर द पर्पस ऑफ इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस या इक्वल वेजेस टू ऑल जेंडर्स की जब बात होगी तो ये कहते हैं कि इमोल्यूमेंट्स जो स्पेसिफाइड किए हैं DFGH में,
डी में हमने देखा था कन्वेंस अलाउंस या ट्रेवलिंग अलाउंस, इसके बाद एफ में कन्वेंस अलाउंस देख लिया, फिर एचआरए देख लिया है, उसके बाद अवार्ड या सेटलमेंट हमने देखा था, और उसके बाद हमने ओवर टाइम वेजेस देखे थे, ओवर टाइम पेमेंट। ये सभी को वेजेस की डेफिनेशन में शामिल किया जाएगा। जब जब वेजेस का मतलब हम कोशिश करेंगे, जब इक्वल वेजेस की बात होगी फॉर ऑल जेंडर्स एंड पेमेंट ऑफ वेजेस की बात होगी, तो ये जो चारों आइटम्स है इनको भी वेजेस की डेफिनेशन में बाकायदा शामिल किया गया है। तो प्रैक्टिकल लीगल कंप्लायंस के हिसाब से ये दोनों हिस्से डेफिनेशन के 50% वाला और ये जो शामिल किया गया है वेजेस की डेफिनेशन में, ये चार तरह के पेमेंट को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया है। एक्सप्लेनेशन में ये कहते हैं वेयर एम्प्लॉई इज गिवन इन ल्यू ऑफ होल और पार्ट ऑफ द वेजेस पेबल टू हिम एनी रिम्यूनरेशन इन काइंड बाय हिज एम्प्लॉयर, the value of such remuneration in kind which does not exceed 15% of the total wages payable to him shall be deemed to form part of wages such employee। अभी देखिए, हमने ऊपर जब हम देख रहे थे, अब यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये कवर कर रहा है काइंड में अगर आपने कुछ पेमेंट किया है। एक तो आप पैसे में पेमेंट कर दीजिए भाई, या फिर आप कुछ काइंड में दे रहे हैं, जैसे गेहूं है वगैरह, जो भी आप काइंड में दे रहे हैं उसको भी हमने ऊपर देखा था, रिम्यूनरेशन डेफिनेशन में शामिल किया है वेजेस में। लेकिन यहां पर इन्होंने एक एक्सप्लेनेशन ये दिया है, इसको अब जरा ध्यान से देखिए। एम्प्लॉय को इन ल्यू ऑफ द होल और पार्ट ऑफ वेजेस, यानी कि इसके वेजेस हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए 30,000 रुपए इसके वेजेस है, ठीक है। एक एम्प्लॉय है, उसको 30,000 रुपया मिलता है वेजेस के तौर पे, और एनी रिम्यूनरेशन इसको काइंड में दिया जा रहा है। मान लीजिए 30,000 के बदले इस महीने उसको पैसा न देके काइंड में कुछ दिया जा रहा है, मान लीजिए कुछ अनाज दिया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, या किसी भी तरह का कुछ कंपनी के अपने प्रोडक्ट ही दे रहे हैं। तो यहां पर ये कहते हैं द वैल्यू ऑफ सच रिम्यूनरेशन इन काइंड, तो जो भी उसको काइंड में दिया जा रहा है उसकी सबसे पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी वैल्यू का है। डज नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल वेजेस पेबल टू हिम, ठीक है, शैल बी डीम्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द वेजेस ऑफ सच एम्प्लॉय। यानी ये वैल्यू अगर 15% से एक्सीड नहीं होती है, टोटल वेजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, टोटल वेजेस से अगर ये काइंड में जो आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू 15% तक है, अगर ओनली 15% तक है, तो इस वैल्यू को हम वेजेस में शामिल करेंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। देखिए, ये कहना चाहते हैं कि सर अगर एम्प्लॉयर कुछ हिस्सा वेजेस का काइंड में देना चाहता है तो दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 15% तक हो। अगर 15% से ज्यादा है तो उसकी जो वेज पेमेंट करने का जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खत्म नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे 30,000 एक पर्सन का, मान लीजिए ये एम्प्लॉय है, इसका 30,000 का वेजेस है, ठीक है, पेमेंट करना है, किसकी रिस्पॉन्स, एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। अब इसमें से 15% मान लीजिए आता है 4,500 रुपए, ठीक है, ये क्या हो गया आपका 15% हो गया 30,000 का, और बचा हुआ आप समझ लीजिए 25,500 रुपए, ये इसने रुपीज में दे दिया एम्प्लॉयर ने इसको। 30,000 टोटल वेजेस था, 25,500 उसने रुपीज में दे दिया, और 4,500 का उसने अनाज दे दिया है। तो क्या एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वेजेस पेमेंट की खत्म हो गई? यहां पे 30,000 उसने ऐसा दिया है, यस हो गई, क्योंकि यहां तक 15% तक हमने इसे वेजेस ही माना है। लेकिन अगर ये एम्प्लॉयर कहे कि नहीं भाई, ऐसा है कि आप क्या कीजिए, एम्प्लॉयर ने 10,000 रुपए में दे दिया है उसको पैसे में, और 20,000 रुपए का वो क्या कर रहा है, अनाज दे रहा है उसको, ठीक है, ध्यान से देखिए, इन ल्यू ऑफ वेजेस। यानी वो कहता है एम्प्लॉयर की भाई पेमेंट आप 10,000 ले लो
और 30,000 आपको देना है, तो 20,000 हम काइंड में दे रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए कि जो टोटल वेजेस इसका कितना था 30,000, इसका 15% हमने निकाला था 4,500। यहां तक तो इसे वेजेस माना जाएगा, यानी 20,000 का जो इसने अनाज दिया इसमें 4,500 रुपए तक का जो वैल्यू का अनाज है उसे तो हम वेजेस मान रहे हैं। तो अब इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया, 20,000 में से 4,500 आप लेस कर दीजिए, 15,500 रुपए का वेजेस अभी भी ड्यू है इस एम्प्लॉय को वेजेस, क्योंकि इसको वेजेस में माना ही नहीं गया, केवल 15% तक का ही काइंड का आप जो भी दे रहे हैं उतनी तक की वैल्यू हमने वेजेस में मानी है। जो एक्सेस है उसको वेजेस पेमेंट में नहीं, वेजेस में नहीं शामिल किया गया है। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनी रहेगी, इवन वो 20,000 का काइंड में भी दे देता है, स्टिल he will remain liable to pay the wages of 15,500, क्योंकि यहाँ पर 10,000 वेजेस पकड़ लिया और यहाँ 4,500 का वेजेस पकड़ लिया है। बचा हुआ इसे हम वेजेस नहीं मानेंगे, और क्योंकि ये वेजेस नहीं है, आपने काइंड में पे भी किया है, फिर भी अब आपको इतना पेमेंट तो करना ही पड़ेगा इस एम्प्लॉय को एज वेजेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। यानी ओवरऑल हम देखें तो 15% तक का एक वैल्यू ऑफ टोटल वेजेस आप दे सकते हैं काइंड में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा देंगे तो फिर आपकी वेजेस पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होगी। तो इस डेफिनेशन को आगे